ओम नमः शिवाय बेटा। आप सभी को शिव और माता पार्वती गणेश की तरफ से आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो फिजिक्स का। तो मैं आपको फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या मानो मास्टर वीडियो फर्स्ट बुक का पूरा पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि मैं इस चैप्टर में आपको बहुत शॉर्टकट पढ़ाऊंगा। सिर्फ वो बिल्कुल शॉर्ट, क्या है, क्यों है, कैसे, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर आप लोग समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं बात करता हूँ कुछ चीज़ों के लिए। हम आज बात करते हैं किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स, तो हम बात करते हैं आज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है, भौतिक क्या है? तो हमारे प्रकृति और हमारे मानव रहित घटनाओं, जो घटनाएं होती हैं, उन्हें सुव्यवस्थित रूप से रखना ही क्या कहलाता है? भौतिक कहलाता है। तो भौतिक के बारे में आज हम जानेंगे और भौतिक के शॉर्टकट सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्लास 12 की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करते हैं, पहला हमारा चैप्टर है जो चैप्टर बारे में वैद्युत आवेश और क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत आवेश क्या होता है बेटा? वैद्युत आवेश आपको मैं इसके बारे में, वैद्युत आवेश के बारे में बताता हूँ प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग से। मेरी बात सुनिए, वैद्युत आवेश क्या होता है? जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके बीच में मूल कण उत्पन्न हो जाते हैं। उन कण को ही हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे हमारे वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। यदि हम उनमें से एक, हम कांच की छड़ लेते हैं, ये हमारी कांच की छड़ है। कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े में रगड़ा, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में रगड़ा तो इनके बीच में आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। तो ये कैसा है? रेशम का कपड़ा है। क्या है? रेशम का कपड़ा। इस कपड़े में रगड़ते हैं। कांच की छड़, कांच की क्या है? छड़ है। कांच की छड़ को रेशम कपड़े में रगड़ते हैं तो इनके बीच आवेश उत्पन्न हो जाता है। उस आवेश को क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। चलिए अगली चीज बात करते हैं कि हमारा कौन सा है जिसे एवोनाइट की छड़ होती है। क्या होती है? एवोनाइट की छड़। एवोनाइट की छड़ को एवोनाइट एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। किसे रगड़ते हैं? बिल्ली की खाल में। बिल्ली की खाल में जब रगड़ते हैं तो इनके बीच भी कुछ आवेश उत्पन्न होता है। बिल्ली है बेटा, बित्ती नहीं है। बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल में रगड़ते हैं तो इसमें भी धन आवेश उत्पन्न होता है। तो ये हमारा ऋण आवेश होता है, ये धन आवेश होता है। अब आवेश में कुछ और भी बारे में बात की जाए कि जो हमारे पेपर में कभी कभी आ जाता है कि सजातीय आवेश तथा विजातीय आवेश में क्या अंतर है ना? सजातीय आवेश विजातीय आवेश में क्या अंतर है याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें ट्रिक्स से याद करना है, मेन पॉइंट से। क्वेश्चन में ही आंसर होता है। सजाती के बारे में बात की जाए, सजाती, हम सजाती लिख रहे हैं, देखो सजाती मतलब होता है समान जाति, समान जाति, समान जाति, समान जाति वाले, समान जाति वाले, समान जाति वाले जो होते हैं वो सजाती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सजातीय, सजातीय, सजातीय आवेश कहलाते हैं। मतलब समान जाति मतलब धन आवेश, धन आवेश दोनों, या ऋण आवेश, ऋण आवेश। तो ये हमारे सजातीय आवेश होते हैं। सजातीय वे आवेश होते हैं जिनमें धन धन ऋण ऋण, मगर इनके बीच में कौन सा बल लगता है? इनके बीच में प्रतिकर्षण बल होता है। सजातीय आवेश वो आवेश होते हैं जो समान जाति वाले होते हैं तथा इनके बीच प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है।
दूसरी बात किया जाए विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेश के बारे में बात की जाए तो विजातीय आवेश इसके, विजातीय जो आवेश होता है बेटा इसके जस्ट अपोजिट होता है। कि विजातीय मतलब विजाति, भिन्न भिन्न जाति वाले, भिन्न भिन्न जाति वाले, मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, दूसरा पहला माइनस दूसरा प्लस, भिन्न भिन्न जाति वाले जो आवेश होते हैं वो विजातीय आवेश कहलाते हैं। इनके बीच में जो बल होता है वो प्रतिकर्षण नहीं आकर्षण बल का अनुभव होता है, क्योंकि प्रतिकर्षण यहाँ होता है तो आकर्षण यहाँ होता है। तो विजातीय वे आवेश होते हैं जो भिन्न भिन्न जाति वाले होते हैं तथा इनके बीच आकर्षण बल का अनुभव होता है। अब मैं बात करता हूँ वैद्युत क्षेत्र ना। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र बेटा आवेशों का वह समुदाय है, आवेशों का वह समुदाय जिस पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेशों का वह समुदाय जिस पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, क्या हो? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, जिसे एक साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही इसकी आपका खोज भी की है वैद्युत क्षेत्र की, कि वैद्युत क्षेत्र कैसे बना। ठीक है, तो ये इस बारे में को डिस्कस करके एक स्टोरी हम आपको बना चुके हैं जो मेरे ही प्लेलिस्ट में, फिजिक्स के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। बात की जाए अब वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिस पर समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को रख कर एक निकाय बनाया जाता है, उसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात की जाए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात की जाए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो होता है जब समान के विपरीत प्रकार के आवेश को अल्प दूरी पर रखते हैं। किस पर? अल्प दूरी पर। समान तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को अल्प दूरी पर रखते हैं। अल्प दूरी मतलब 2l, l, l अल्प दूरी रखते हैं तो उनमें उपस्थित आवेश q तथा उसके अल्प दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब बात की जाए कि उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा कि जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारे पास P बराबर 2ql है, ठीक। इसमें आपको बहुत से और रिलेशन होते हैं कि बल आघूर्ण की बात की जाए, बल आघूर्ण का निगमन कैसे करते हैं ना, बल आघूर्ण को निगमन, जब आवेश को हम रखते हैं तो उसे बल आघूर्ण का निगमन कैसे करते हैं उसके बारे में बात की जाए। चलिए, तो वैद्युत क्षेत्र में पढ़ लिया, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया। वैद्युत द्विध्रुव के साथ हम बल आघूर्ण के बारे में बात करते हैं तो बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से भेद करते हैं। किसे? टाउ, टाउ से भेद करते हैं। टाउ के बारे में बात की जाए बल आघूर्ण, तो आप लोग डायग्राम को समझ लीजिए। जैसे अगर हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा कुछ एक छड़ रखी है जो आवेशी छड़ है, यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे बढ़ा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये क्षेत्र है पूरा, ओके। ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर हम एक अपना आवेशी छड़ रख देते हैं, ये मान लो आवेशी छड़ है, ये Q है, ये Q2 है। इसे हम थोड़ा घुमाते हैं, घुमाने पर ये थीटा कोण घूम जाता है, थीटा कोण घूमता है, तो मगर इनकी जो बीच की दूरी है वो 2l है, l, ठीक। थीटा कोण घूम जाता है, ये Q1 ये Q2। तो जब थीटा कोण घूमता है तो इसमें जब घुमाने में लगने वाला बल तथा इसको घुमाने में जो थीटा कोण घुमा तो ये कितनी दूरी घुमा? लंबवत दूरी घूम रहा है। लंबवत गुणे में क्या हो जाएगा बेटा? लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी, लंबवत दूरी के बारे में बात की जाए तो F बराबर लंबवत दूरी होती है, L है, क्या है? L, और क्या है बेटा? L के साथ साथ थीटा है, तो कौन सी है? L थीटा, L साइन थीटा, L साइन थीटा, लंबवत दूरी। अब बात की जाए इसमें तो F का मान क्या होता है? सूत्र होता है। F क्या सूत्र? F का क्या सूत्र होता है? तीव्रता डिपेंड करती है, तो F बराबर लिख देते हैं, F बराबर E इंटू क्यू नॉट, यहाँ रख दीजिए E इंटू क्यू नॉट, तो हो जाएगा E इंटू क्यू,
क्यू आवेश पे डिपेंड कर रहा है, क्यू नॉट तो लिखेंगे क्यू, फिर एल साइन थीटा। तो अब यहाँ एल एल कितने, 2 एल है, तो यहाँ 2 एल साइन थीटा होगा। ओके, 2 एल साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए तो 2 QL बन गया। 2QL क्या है, पी के बराबर होता है, पी हो गया पी साइन थीटा। सही रूप से लिखा जाए तो हो जाता पी ई साइन थीटा। यही हमारा बल आघूर्ण का सूत्र का निगमन है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जाए वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, मैंने इसे को डिफिनेशन है और इसमें जो डेरिवेशन है वो बताते चला जाऊंगा। ठीक है, अब बात की जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता में सारे निगमन आपको मैं करा चुका हूँ बेटा। इस प्लेलिस्ट में जाकर के मास्टर वीडियो पड़ा हुआ है, उस मास्टर वीडियो में टोटल 10 डेरिवेशन हो चुके हैं, जिसमें से आपको मैं तीव्रता निरक्षीय स्थिति में जिसे कहते हैं, हाँ इसमें हम आपको एक पॉइंट जरूर बता दे रहे हैं कि कैसे होता है। देखो, अच्छी स्थिति के बारे में बात की जाए, अच्छी स्थिति में वैद्युत तीव्रता, तो अच्छी लिख के आ सकता है, अच्छी लिख के आ सकता है और अनुप्रस्थ भी लिख के आ सकता है। याद रखना तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। निरक्षीय के बारे में बात की जाए तो निरक्षीय मतलब होता है निरक्ष, कॉमा और अनुदैर्ध्य भी होता है। इसे अनुदैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य। ठीक, इस तरीके की तीनों नाम इसके भी होते हैं। तो अगर अच्छी स्थिति में निरक्षीय स्थिति में विभव आ जाए तो निगमन इसमें डेरिवेशन पड़ा हुआ है। अच्छी स्थिति में अगर तीव्रता आ जाए तो इसके डेरिवेशन इस प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए तब भी मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक को इसमें डाल दूंगा। अब मैं बात करूं आगे नेक्स्ट, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स आप लोग जानते हो। अरे वैद्युत फ्लक्स किसी काल्पनिक पृष्ठ के अवलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात की जाए तो काल्पनिक पृष्ठ से जो गुजरती हैं, काल्पनिक पृष्ठ पर गुजरती है अवलंबवत, काल्पनिक पृष्ठ के अवलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसी में आता है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय के बारे में बात की जाए तो गॉस की प्रमेय भी इसमें पड़ी हुई है, तभी मैं बता दूंगा बहुत सरल तरीके से। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि गॉस की प्रमेय, जब किसी काल्पनिक पृष्ठ पर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स की उपस्थिति में, वैद्युत फ्लक्स की उपस्थिति में गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स गुजरने वैद्युत बल रेखाओं की संख्या तथा वैद्युत फ्लक्स के में या तो उसमें काल्पनिक पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। Q का 1/ε0 गुना होता है। इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं ना। जब किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये काल्पनिक पृष्ठ है, इस काल्पनिक पृष्ठ पर जब गुजरती वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उन्हें वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स के कारण इसमें उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q तथा Q का 1/ε0 गुना होता है। अब यहाँ पर डी क्षेत्र बनता है और वेक्टर इसका वैद्युत क्षेत्र बनता है। यहाँ पर जो कोण बनता है वो घन कोण बनता है। बात की जाए इसके बीच की दूरी r होती है। ठीक, अब इसी के निगमन अगर किया जाए, इसकी उत्पत्ति की जाए तो उत्पत्ति भी आप कर सकते हो। कभी कभी इसकी क्वेश्चन इस तरीके लिख के आ सकता है। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन इसके इस तरीके लिख के आ सकता है बेटा कि गॉस के नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कीजिए। इस तरीके भी आ सकता है और इसका एक क्वेश्चन इस तरीके भी आ सकता है बेटा, इस तरीके कि गॉस की प्रमेय की सहायता से आ जाए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ के निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई सतह द्वारा आबद्ध संपूर्ण आवेश
क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसे सिद्ध कीजिए, ऐसा भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो बोला बेटा इसको रिकॉर्ड कर लेना। जहाँ इसके आगे क्वेश्चन भी हो सकता है कि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई बराबर 14 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 4 जे कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वह संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान भी याद करना है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो गॉस की प्रमेय लिख के आ जाए, चाहे गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति आ जाए, चाहे ये चीज आ जाए लिखने के कि किसी क्यू आवेश 1/sin0 गुना होता है, इसे सिद्ध कीजिए। तो आप याद रखना यही है, इसी का डेरिवेशन करना है, कुछ भी नहीं समझना है। इसी डेरिवेशन ये वैद्युत फ्लक्स कर रहा है तो वैद्युत फ्लक्स क्या लग जाएगा, सूत्र क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र, डी फाई ई बराबर ई डी ए वेक्टर डी ए कॉस थीटा हो जाता है। बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ ई हो जाएगा, डी हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस 0 हो जाता है तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए डी फाई ई हो जाएगा, दोनों तरफ हम क्या करेंगे समाकलन कर देंगे। समाकलन जैसे करेंगे यहाँ पर फाई ई हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर बात की जाए तो ई बाहर आ जाएगा, डी ए का किया जाए तो डी ए का समाकलन जो होता है वो क्या होता है बेटा, ए होता है, सिर्फ क्या होता है ए। बात की जाए ये काल्पनिक गोला है तो ई का सूत्र रख दीजिए, ई का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर, जबकि ए क्या क्षेत्रफल तो काल्पनिक गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म, अर्थात क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसे तो हमें फाइंड करना था, ये देखिए आपका आ गया, ठीक, फाई ई बराबर। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में। तो ओम अब हम बात करते हैं वैद्युत विभव, वैद्युत विभव के बारे में बात करते हैं। वैद्युत विभव के साथ साथ धारिता के बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है। अगर और भी इसके बारे में जानकारी लें तो ये मैं फिजिक्स की लिंक में ये सारे डेरिवेशन पढ़े हुए बच्चों, आप जा करके विधिवत कम से कम 10 बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो मैं कह रहा हूँ सारे डेरिवेशन आपके माइंड में चढ़ जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम कुछ और भी पॉइंट्स की, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है वैद्युत विभव के बारे में। वैद्युत विभव क्या होता है, जब एकांक आवेश को हम किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो उसमें किया गया कार्य तथा एकांक आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। बात की जाए कभी कभी इस क्वेश्चन को आ जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध क्या है, तो उसको भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं सिंपल मेथड में। तो देखिए उसको कैसे ज्ञात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही सूत्र लगाएंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। इसे अगर देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर हो जाएगा इंटू 1/r। जबकि देखा जाए ये जो सूत्र आपका लिखा हुआ है ये सूत्र किसका है, विभव का है। तो ई बराबर वी गुणे 1/r, आर आपका आर है या तो आर को डी मान लो, बीच की दूरी डी मान लो, तो यहाँ डी हो जाता है, तो हो जाता है वी अपॉन डी, अर्थात वी बराबर हो जाता है सूत्र ई डी। तो एक ये विभव का सूत्र होता है वी बराबर ई डी, जहाँ ई डी दो प्लेटों के बीच की दूरी का दूरी है, दो प्लेटों के बीच की दूरी है डी। अब बात करें वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या होती है, वैद्युत धारिता के बारे में भी आपका ये इसका वीडियो उसमें प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो वैद्युत धारिता को सी से व्यक्त करते हैं, सी बराबर क्यू वी होता है, सी बराबर क्यू वी। ठीक, इस तरीके ये हमारे वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ा। ओम का नियम के बारे में बात करें, ओम के नियम का निबंध क्या होता है। ओम का नियम बिल्कुल सरल है, किसी परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुपाती होती है, इसे ओम का नियम कहते हैं। वी बराबर आई आर, आई आर ये ओम का नियम है। जहाँ आर एक प्रतिरोधक नियतांक है तो आर बराबर वी अपॉन आई हो जाता है। इसी द्वारा हम प्रतिरोधों का संयोजन भी ज्ञात करते हैं, जो हमारे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए कि इसमें प्रतिरोधक संयोजन, वो भी हम आपको बता चुके हैं, ये आपके प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है।
किरचॉफ के नियम के बारे में बात की जाए, किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ किस पे डिपेंड करता है, इसके बारे में बात की जाए तो ये भी बहुत सरल है। किरचॉफ के नियम पर ही हम आपको दो चीज़ और बताएंगे। किरचॉफ का नियम जो होता है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम दो नियम होते हैं, नंबर 1 और नंबर दूसरा नियम। पहला नियम ही जो होता है उसे किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, तो संधि का नियम भी कहते हैं। अगर किसी संधि से जाने वाली धारा तथा संधि की ओर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या हो, शून्य होता है। मतलब धारा संधि की ओर जाने वाली, संधि से दूर आने वाली बीज धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0 होगा। दूसरी चीज कहता है, ये हमारा I1 है, सपोज दैट ये हमारा I2 है, ये हमारा I3 है, ये I4 है, ये I5 है। तो आपको कल फिजिक्स पेपर लगा हुआ है, इस वीडियो को जरूर देख के जाना बच्चों, आपको बहुत से सारे क्वेश्चन सर्च में बिल्कुल फंसेंगे, 100% फंसेंगे। अब किरचॉफ के दूसरे नियम के बारे में बात की जाए तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसमें उपस्थित प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा उसे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का दूसरा नियम भी कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बात की जाए तो व्हीटस्टोन सेतु के निगमन दो प्रकार से भी आ सकते हैं बच्चों। एक तो पहले आ सकता है किरचॉफ के नियम के द्वारा व्हीटस्टोन सेतु का निगमन, एक आ सकता है ओम के नियम के द्वारा व्हीटस्टोन सेतु का निगमन आ सकता है। बिल्कुल सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ सोचो तो कठिन नहीं, सरल। अब यहाँ बात की जाए व्हीटस्टोन सेतु, तो आप देख लीजिए, ये हमने बांध दिया इसको, एक से दूसरे से ये बांध दिया हमने, तीसरे को ये बांध दिया हमने, चौथे को ये बांध दिया हमने। और दोनों सबको बांधने के बाद देखा जाए तो जो बांधा है हमने वो हमारे प्रतिरोध है, ये R1, ये R है, RS, ये P, ये हमारा Q है। देखी जाए तो यहाँ पर एक गैलोरीमीटर लगा हुआ है जिसे गैलो धारा मापी बोलते हैं। यहाँ पर हमारा एक बैटरी जुड़ी हुई है जो विद्युत वाहक बल को पॉइंट करती है। विद्युत वाहक बल अर्थात माइनस, है ना, ये प्लस, ये है। यहाँ पे एक कुंजी लगी हुई है जिसे के बोलते हैं, यहाँ पे एक कुंजी लगी हुई है, ये हमारी ये भी कुंजी है, इसे K1, इसे K2 बोलते हैं। अब इससे बात की जाए, पहली बात ओम के नियम पे, तो ओम का नियम पे क्या कहता है, इस ABCDE, चलो ABCD खाली 4 है, तो हमने ओम के नियम किया जाए तो AB के बीच उत्पन्न विभवांतर तो हो जाएगा VAB बटे AD के बीच उत्पन्न विभवांतर तो हो जाएगा VAD बराबर, ठीक, बराबर बात की जाए तो इनके बीच क्या हो जाएगा, विभवांतर बराबर होता है IR, तो धारा वाई समान है I बराबर और R हो जाएगा, इसमें क्या है IS हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार हम BC के बीच में उत्पन्न विभवांतर बटे CD के बीच उत्पन्न विभवांतर रख दें तो IR, अब यहाँ पर IR नहीं है, IP है, IP बटे IQ, I से I खत्म, अर्थात देखा जाए यहाँ भी I से I खत्म, तो दोनों हमारे एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों को बराबर रख देते हैं तो हो जाता है R बटे S बराबर P बटे Q। इसे सही रूप से देखा जाए तो हो जाता है यही व्हीटस्टोन सेतु का निगमन है। इसी तरह ओम के नियम पे, अब ये किरचॉफ के नियम पे डिपेंड किया जाए तो किरचॉफ के नियम पे भी होता है। किरचॉफ के नियम क्या होता है, किसी बहने वाली धारा तथा उसके प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तो IR बराबर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर तो माइनस लग जाएगा, माइनस नहीं बराबर लगेगा IS हो जाता है, क्योंकि दोनों अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ठीक।
इसलिए आई एस हो जाता है। अगर बात की जाए तो ये अपोजिट है, तो आई आर माइनस आई एस बराबर 0, या E1 E2 मान लो, विद्युत वाहक बल होता है E1 E मान लो। ठीक, इसी प्रकार इसके बीच में उत्पन्न किरचॉफ के नियम से लगेंगे तो आई पी माइनस आई क्यू बराबर ई हो जाता है। विद्युत वाहक बल जब शून्य हो जाता है तो दोनों को रख देते हैं, तो यहाँ अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है, यहाँ इसका आई आर बराबर आई एस, और इसका हो जाता है समीकरण एक, इसका हो जाता है आई पी बराबर आई क्यू, समीकरण दूसरा हो जाता है। दोनों को हम एक साथ रख देते हैं, तो आई आर बटे आई पी बराबर आई एस बटे आई क्यू। तो यहाँ देखा गया कि आई से आई फिनिश हो रहा है, तो आर बटे पी एस बटे क्यू। सही रूप से देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ जो आता है इसका डेरिवेशन वो होता है आर बटे एस, अपनी जगह पहुँच जाता है, तो एस बराबर पी बटे क्यू। ये व्हीटस्टोन सेतु का किरचॉफ के नियम के द्वारा निगमन है। तो मैं आपको दोनों निगमन समझा चुके बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय पदार्थ। इसको आप लोग पढ़ के जाना, ये लैंग्वेज है बेटा इसलिए पढ़ के जाना। चुंबकीय पदार्थ के अंदर ही अनुचुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में भी आता है। भूचुंबकत्व भी पढ़ के जाना बच्चों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूचुंबकत्व भी, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ के जाना क्योंकि ये पेपर में कई बार आप पूछा जा चुका है। बात की जाए अब अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात की जाए, ये दो प्रेरण होते हैं, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व और अनुप्रेरकत्व। इनके बारे में भी आप डिस्कस कर लेना अपने उसमें नोट्स में। अन्वय प्रेरण और स्वप्रेरण के बारे में पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, या तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लेना, मिल जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा बारे में बात की जाए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कैसा धारा परिपथ होता है जो ट्रांसफार्मर या धारा को नियंत्रित करता है या उसे बढ़ाता है, इसमें काम किया जाता है। इसमें ही आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आपको परिपथ में बहुत से इसमें परिपथ मिलेंगे, जैसे LCR परिपथ, RC परिपथ, जिनमें से LCR जो है, LCR परिपथ जो है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। जैसे हमने देखा LCR परिपथ में क्या होता है, पहले हमने प्रेरकत्व को जोड़ दिया, फिर हमने C धारिता को जोड़ दिया, फिर उसके हमने R प्रतिरोध रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, सबको जोड़ने के बाद बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही बैटरी से जोड़ा तो क्रिया करना शुरू हो जाए। ये प्रेरकत्व L होता है, ये धारिता C है, ये R है। इनके बीच उत्पन्न विभवांतर V है, इनके बीच उत्पन्न विभवांतर VC है, इनके बीच उत्पन्न VR है, VR है। तो इस तरीके इनके बीच में ये होता है, मगर इनका जो वैद्युत वाहक बल होता है वो होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी होता है। ये वैद्युत वाहक बल होता है, इसके द्वारा हम इसको फाइंड कर सकते हैं बेटा। LCR परिपथ के बीच में संबंध, प्रतिबाधा, प्रतिघात और तथा इसके कोण भी निकाल सकते हैं। अब बात की जाए वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बेटा आप लोग पढ़ लेना, वेरी इजी है, बहुत कठिन नहीं है। इसमें आपको सभी तरंगों के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ वो 10 क्वेश्चन जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। चलिए अब वो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के बारे में बात की जाए जो हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं खुद करके रखा हूँ, उन क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, टोटल मैंने कर भी रखे हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, पहला क्वेश्चन वो है आपका,
पहला क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहला क्वेश्चन, किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी में कभी कभी निरक्षीय या अक्षीय दोनों में से एक जरूर आता है। बात की दूसरे क्वेश्चन की, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। प्रकाश व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताना है तथा आई और 4i तीव्रता के दो तरंगों का अधिकतम परिणामी तीव्रता के बारे में मान ज्ञात कीजिए और कला संबद्ध और कला असंबद्ध हो इसके बारे में स्रोत भी बताइए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है गॉस का नियम। कि गॉस का नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी ज्ञात करना है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें, ये लिखा हुआ है जो आपको वेरी इजी मेथड में है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं क्या हैं। हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित को लिखिए। बंधन ऊर्जा, कोणीय संवेग तथा कुल ऊर्जा भी इसके बारे में बताना है। हाइड्रोजन परमाणु बोर मॉडल प्रमाणन क्या है बेटा, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की कमियों को नील बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर सन 1913 में दूर किया था। हेडिंग भी है बोर की परिकल्पना। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो, अर्थात I ओमेगा बराबर mRNVN अर्थात NH/2 हो जाता है, जहां I एक इलेक्ट्रॉनों की nवीं कक्षा में जड़त्व आघूर्ण तथा ओमेगा कोणीय वेग, N 1 2 3 पूर्ण गुणज है, H प्लांक नियतांक है। स्थायी कक्षा नंबर दूसरा, स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करते हैं, अतः परमाणु स्थायित्व बना रहता है। जब परमाणु बोहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका परमाणु उत्तेजित अवस्था से ऊंची कक्षा में चला जाता है, जिसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं, परंतु केवल 10⁸ सेकेंड तक ही वहां ठहर पाता है, फिर वह अपनी पुनः कक्षा में आ जाता है। इसका सूत्र होता है hν बराबर E2 - E1। अगली बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन भी आपके इसमें लिखा हुआ है, नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, प्रत्येक को एक उपयुक्त उदाहरण सहायता से समझाइए। नाभिकीय विखंडन के बारे में बात की जाए, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो वे लगभग समान आकार के नए तत्वों में या नाभिकों में विभक्त हो जाते हैं, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे यूरेनियम 92 और 235 को तोड़ा गया तो बेरिलियम और क्रिप्टन में टूट गया, विखंडित हो गया। नाभिकीय संलयन के बारे में बात की जाए, जब दो या दो से अधिक हल्के परमाणु के नाभिक संयुक्त होकर एक नया नाभिक बनता है, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे HH2 SH2 1H2 मिलकर 1H बन जाता है, अर्थात 1H2 बन जाता है। अगली बात की जाए अगली हेडिंग की, अगला हेडिंग है आपकी अगली क्वेश्चन है जो छठवां क्वेश्चन है, वो छठवां क्वेश्चन देख लीजिए। संपर्क में रखे दो पतले लेंस का संयोजन की फोकस का सूत्र ज्ञात करना है, जिसमें 5 डायोप्टर -2 डायोप्टर क्षमता लेंस के रखे जाते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो हम लोग जब ये आता है तो हम लोग तुरंत इसका निगमन कर देते हैं, इस दो लेंस को लेकर F1/F बराबर 1/F2 F1 + F2 लिख देते हैं, मगर हमें ये गलत है। सही रूप से इसका निगमन होना चाहिए P बराबर F1 P2 बराबर F2 और हल करके इसको निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां रहेगा। 7वां क्या है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा देनी है। सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई तथा सतह द्वारा आबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε गुना होता है। वैद्युत क्षेत्र E का मान 14I कैप + 3J कैप -5K कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित है, तो क्षेत्रफल A बराबर
वेक्टर ए बराबर फोर्स जे कैप से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 8वां क्वेश्चन है, एन टाइप तथा पी टाइप के अर्धचालकों का अंतर स्पष्ट करना है। दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं, तो इन दोनों में आपको अंतर भी बताना है। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो जो 10वां क्वेश्चन है आपका आखिरी क्वेश्चन है, पी एन संधि के अग्र अभिनत पश्च अभिनत अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए। दोनों दशाओं में धारा के उत्पन्न होने वाले कारण इसकी दिशा स्पष्ट कीजिए। तो आपको बता दें, जब कोई, जैसे हमने आपको बता दें, पी एन संधि आयोड के अग्र अभिनत के बारे में बात की जाए, तो पी एन संधि आयोड वो होता है बेटा विद्युत वाहक बल के स्रोत से जो जोड़ने के तरीके को ही पी एन संधि डायोड कहते हैं। अग्र अभिनत के बारे में बात की जाए, तो अग्र अभिनत क्या कहता है, ऐसा अभिनत जिसमें पी एन संधि डायोड के पी क्षेत्र को धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ते हैं। अग्र अभिनत पश्च अभिनत किया जाए, तो जब ऐसे अभिनत जिसमें पी एन संधि डायोड के पी क्षेत्र को ऋण सिरे से तथा एन सिरे को धन सिरे जोड़ते हैं, तो उसे पश्च अभिनत बोलते हैं। ये 10वां क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में और समझा दे रहा हूँ, तो देख लीजिए बच्चों विस्तार में। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर अग्र अभिनत के बारे में बात की जाए, अग्र अभिनत के बारे में बात की जाए, यहाँ पर आपका पश्च के बारे में बात की जाए, पश्च अभिनत के बारे में बात की जाए, तो दोनों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम P को रख दें, यहाँ N, ये P क्षेत्र है, ये N क्षेत्र है, इसको जब धन सिरे से जोड़ते हैं हम लोग तथा N सिरे को ऋण सिरे से जोड़ते हैं, जब ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो इनके बीच जो, इसे ही हम लोग क्या होते हैं, अग्र अभिनत। अभिनत क्या होता है, पी क्षेत्र को जब धन सिरे से एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ते हैं, इसे अग्र अभिनत बोलते हैं। पश्च अभिनत के बारे में बात की जाए, तो पश्च अभिनत बेटा वो होता है जिसमें पी क्षेत्र को ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ते हैं, धन सिरे से जोड़ते हैं, तो इसे पश्च अभिनत बोलते हैं। तो ठीक है बेटा, आप लोग समझ में आ गया होगा। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट सेकेंड आपका सेकेंड बुक की चैप्टर के बारे में जो वीडियो पढ़ जाएगा, मास्टर वीडियो, और आपको उसमें भी 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। जय हिंद, जय भारत।